नमस्कार आप सभी को। स्वागत है स्वयं कोर्स पर्यावरण प्रदूषण और सतत प्रबंधन में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है भारत एक विशाल विविधता वाला राष्ट्र। इस व्याख्यान में हम बात करेंगे भारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में, जो है भारत एक विशाल विविधता वाला राष्ट्र। आज के इस व्याख्यान का विषय पर्यावरण प्रदूषण और सतत प्रबंधन के तहत आता है। मैं डॉक्टर आर.जी. ब्रजेश, असिस्टेंट प्रोफेसर बायोमेडिकल डिपार्टमेंट, आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। अब हम अपने व्याख्यान के अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जो है परिचय। इस भाग में हम भारत की विविधता और उसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं भारत की विविधता के महत्व के बारे में। भारत की विविधता हमारे देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यह विविधता न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित करती है, बल्कि हमारे पर्यावरण, हमारे संसाधनों और हमारे सामाजिक ताने बाने को भी मजबूती देती है। विविधता का यह महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि यह कैसे हमारी आजीविका, हमारी परंपराओं और हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को समृद्ध करती है। भारत की अनूठी विविधता उसे वैश्विक पटल पर एक विशेष स्थान देती है। दुनिया की कुल जैव विविधता में भारत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विविधता केवल प्राकृतिक संसाधनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विविधता में भी दुनिया को हमारी अलग पहचान देती है। हमारी विविधता ने हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाया है जो दुनिया के अन्य देशों से अलग खड़ा हुआ होता है। अब हम चर्चा करेंगे विविधता के प्रकार के बारे में। भारत में विविधता के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे पहले आता है प्राकृतिक विविधता। हमारे देश की भौगोलिक और जलवायु विविधता, जिसमें पर्वत, रेगिस्तान, नदियां और जंगल शामिल हैं। इसके बाद है सांस्कृतिक विविधता, जिसमें भारत की विभिन्न परंपराएं, धार्मिक विश्वास और सामाजिक रीतियां शामिल है। फिर आती है भाषाई विविधता, जो भारत की अनेक भाषाओं और बोली के रूप में देखी जा सकती है। अंत में हमारे पास है जैविक विविधता, जिसमें हमारे वनस्पतियों और वन्य जीवियों का समृद्ध संसार शामिल है। अब हम चर्चा करेंगे भारत की भौगोलिक विविधता पर, जो न केवल हमारे पर्यावरण को समृद्ध करती है, बल्कि हमारे संस्कृति और सामाजिक विविधताओं को भी आकार देती है। भारत का विशाल भौगोलिक विस्तार। भारत एक विशाल देश है, जिसका भौगोलिक विस्तार उत्तर में हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। इसके पूर्वांचल में पर्वतमालाएं और पश्चिम में थार का मरुस्थल है। यह भौगोलिक विस्तार ही भारत की विविधता की नींव है, जो इसे विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों और जलवायु क्षेत्रों से भरपूर बनाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के मौसम एवं जलवायु विविधताएं शामिल है। भारत का मौसम और जलवायु उतना ही विविध है जितना कि इसका भूगोल। हमारे देश में वर्ष भर विभिन्न मौसमों का अनुभव होता है। उत्तर भारत की सर्दियां, दक्षिण भारत का गर्म और आर्द्र मौसम और मानसून का प्रभाव जो देश में फैला हुआ है। यह जलवायु विविधता न केवल हमारे पर्यावरण पर, बल्कि हमारी कृषि, संस्कृति और जनजीवन पर भी गहरा प्रभाव डालती है। इसी कड़ी में हम आगे चर्चा करेंगे हमारी पर्वत, नदी, मरुस्थल और तट रेखा के बारे में। भारत में भूगोल की विभिन्न विशेषताएं और इसे समृद्ध बनाती है। सर्वप्रथम पर्वत। हिमालय, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, भारत की उत्तरी सीमा को सुरक्षित करता है और जलवायु को प्रभावित करता है। इसके अलावा विंध्याचल और पश्चिमी घाट भी प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र हैं। नदियों में भारत की नदियों की भूमि कहा जाता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी जैसी नदियां यहाँ की जीवन धारा है, जो कृषि और जनजीवन को पोषित करती है। अगला है मरुस्थल। पश्चिमी भारत में फैला थार का मरुस्थल अपनी अनूठी जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है। यहाँ का जीवन कठोर होता है, लेकिन फिर भी यह क्षेत्र जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता से भरा हुआ है। अगला है तट रेखा। भारत की विस्तृत तट रेखा, जो करीबन 7,500 किलोमीटर लंबी है, मछली पालन, पर्यटन और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिम में अरब सागर और
पूर्व में बंगाल की खाड़ी इसकी सीमाएं हैं। अब हम इसी कड़ी में चर्चा करेंगे भारत की जलवायु और मौसम की विविधताओं पर, जो न केवल हमारे पर्यावरण बल्कि हमारी कृषि, अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर भी गहरा प्रभाव डालती है। अगली कड़ी में हम देखेंगे भारत में विभिन्न जलवायु क्षेत्र के बारे में। भारत में विभिन्न जलवायु क्षेत्र का होना यहाँ की भौगोलिक विविधताओं का एक प्रमुख परिणाम है। उत्तर में हिमालयी क्षेत्र, जहाँ ठंड और बर्फीली सर्दियां होती हैं, जबकि गर्मियां अपेक्षाकृत हल्की होती हैं। दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यहाँ साल भर गर्म और आर्द्र मौसम बना रहता है। पश्चिमी भाग में शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, जिसमें थार मरुस्थल की गर्म हवाएं प्रमुख है। पूर्वी भारत में मानसूनी जलवायु है, यहाँ गर्मियों में भारी वर्षा होती है और सर्दियां अपेक्षाकृत हल्की होती है। यह जलवायु विविधता भारत के पारिस्थितिक तंत्र, फसल चक्र एवं लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। अगला है मानसून और उसका प्रभाव। भारत में मानसून को जीवनदायिनी कहा जाता है। जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भारी वर्षा लाती है, जो हमारी कृषि और जल संसाधनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में पहले पॉइंट पे जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो है कृषि पर प्रभाव। भारत की कृषि मानसून पर सर्वाधिक निर्भर करती है। खरीफ की फसलें जैसे धान, मक्का और कपास मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। अगर मानसून सामान्य से कम या अधिक हो तो इसका सीधा असर खाद्य उत्पादन एवं किसानों की आजीविका पर पड़ती है। अन्य क्षेत्रों में प्रभाव। मानसून न केवल कृषि बल्कि जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन और यहाँ तक कि उद्योगों को भी प्रभावित करती है। हमारे जीवन में हर क्षेत्र से यह जुड़ा हुआ है। इसकी अनियमितता कई समस्याओं का गंभीर कारण बन सकती है। इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे मौसमी विविधताओं का पर्यावरण प्रभाव के बारे में। भारत की मौसम और जलवायु में होने वाली विविधताएं हमारे पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। सबसे पहला प्रभाव है गर्मी एवं सूखा। गर्मियों में पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी और सूखा नदियों एवं झीलों के जल स्तर को कम कर सकता है, जिससे जल संकट उत्पन्न हो सकता है। इससे वन्यजीवी और पारिस्थितिक तंत्र भी प्रभावित होते हैं। अगला है सर्दी एवं ठंड। दूसरी ओर उत्तरी भारत में सर्दियों का तापमान में भारी गिरावट आती है, जो कृषि एवं लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। ठंड के मौसम में कुछ क्षेत्रों में हिमपात भी होता है, जिससे जनजीवन ठहर सा जाता है। अगला प्रभाव है मानसून की अनियमितता। मानसून की अनियमितता बाढ़ एवं भूमि कटाव जैसे समस्याओं का कारण बन सकती है, जो न केवल पर्यावरण क्षति का कारण बनती है बल्कि जनहानि और आर्थिक नुकसान का भी। इसी प्रकार भारत की जलवायु और मौसम की विविधताएं हमारे पर्यावरण और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। यह विविधता न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों को आकार देती है बल्कि हमारे सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना पर भी गहराई से प्रभाव डालती है। अब हम अपने व्याख्यान में अगले महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, जो है जैव विविधता का परिचय। इस भाग में हम समझेंगे कि जैव विविधता क्या है और भारत में इसकी क्या खास विशेषताएं हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे जैव विविधता की परिभाषा के बारे में। जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी का तात्पर्य है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवन रूपों की विविधता। यह विविधता विभिन्न प्रजातियों, जीनों और पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाती है। इसका मतलब है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जितनी ज्यादा प्रजातियां और जितनी ज्यादा आनुवंशिक विविधता होगी, वह पारिस्थितिक तंत्र उतना ही स्वस्थ और स्थिर होगा। उदाहरण के लिए एक जंगल में कई प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी और कीट होते हैं। इनकी उपस्थिति जैव विविधता का प्रमाण है। यह जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की जैव विविधता का वैश्विक महत्व के बारे में। भारत जैव विविधता के मामले में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। इसी कड़ी में सर्वप्रथम पहला पॉइंट है वैश्विक संदर्भ में हमारा स्थान। विश्व की कुल जैविक विविधता में
भारत का योगदान लगभग 7 से 8% है, जबकि इसके भूमि का क्षेत्र केवल 2.4% है। यह दर्शाता है कि भारत में जीवन रूपों की विविधता कितनी अधिक एवं महत्वपूर्ण है। अगली कड़ी में एंडेमिक प्रजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में कई प्रजातियां ऐसी हैं जो केवल यहीं पाई जाती है, जिन्हें एंडेमिक प्रजातियां कहा जाता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जैसे क्षेत्रों में कई अनूठी प्रजातियां पाई जाती है जो कहीं भी और विश्व में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अगला है पारिस्थितिक हॉटस्पॉट। भारत में कई जैव विविधताओं का हॉटस्पॉट है, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और सुंदरबन। यह क्षेत्र न केवल भारत बल्कि वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की जैव विविधता न केवल हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वैश्विक पर्यावरण के लिए भी अनिवार्य है। इसका संरक्षण न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे विश्व के लिए यह अति आवश्यक कार्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं भारतीय वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में। इस भाग में हम जानेंगे कि देश की वनस्पतियां और जन्य जीवन कितने विविध और समृद्ध हैं। यह समझेंगे कि इनका संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे प्रमुख वनस्पति एवं उसके प्रकार के बारे में। भारत की वनस्पतियां बहुत ही विविध एवं समृद्ध हैं। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियों को कुछ इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। यह जंगल मुख्य रूप से दक्षिण भारत एवं पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पति घनी एवं विविध होती है, जिसमें सागौन, शीशम, बांस एवं अन्य प्रकार के वृक्ष शामिल हैं। यह जंगल जैव विविधता के हॉटस्पॉट माने जाते हैं। अगला है शुष्क पर्णपाती वन। यह जंगल मध्य और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियों को शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। सागौन, साल और खेर के वृक्ष यहाँ प्रमुख वृक्ष हैं। अगला है शंकुधारी वन। यह वन हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ का मौसम ठंडा और शुष्क होता है। यहाँ देवदार, चीड़ और फर के वृक्ष प्रमुख रूप से उगते हैं। यह वन ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ठंडे वातावरण के लिए बहुत ही अनुकूल होते हैं। अगला है मैंग्रोव वन। ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि सुंदरबन। यह वन समुद्री जल में उगते हैं और कई प्रकार के वनस्पतियों एवं जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। अगला है वन्य जीवन की विविधता। भारत का वन्य जीवन भी अत्यधिक विविध है। यहाँ कई प्रकार के स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, उभयचर एवं कीट पाए जाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्तनधारी जीवों पर। भारत में बाघ, एशियाई हाथी, गैंडा और शेर जैसे प्रमुख स्तनधारी पाए जाते हैं। ये जानवर न केवल भारतीय वन्य जीवन के लिए प्रतीक है, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है पक्षी। भारत पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों का घर है, जिसमें मोर, सारस और अन्य प्रवासी पक्षियों जैसे अनूठे पक्षी शामिल हैं। यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों की विविधता दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगला है सरीसृप एवं उभयचर। यहाँ विभिन्न प्रकार के सांप, मगरमच्छ और कछुए पाए जाते हैं, जो भारतीय जल एवं भूमि पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीवी अभयारण्यों के बारे में। भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीवी अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यानों को। यह संरक्षित क्षेत्र है जहां वन्य जीवन एवं वनस्पति का संरक्षण किया जाता है। भारत में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। इन उद्यानों में वन्य जीवन को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। अगला है वन्य जीवन अभयारण्य। यह क्षेत्र वन्य जीवन के संरक्षण के लिए समर्पित होता है, लेकिन यहाँ मानवीय गतिविधियों की भी अनुमति होती है। भारत में 500 से अधिक वन्यजीवी अभयारण्य हैं, जहां बाघ, हाथी एवं अन्य वन्यजीवों का संरक्षण किया जाता है। भारत की वनस्पति और वन जीवन की यह समृद्धि हमारे पर्यावरण एवं जैव विविधता का अनमोल हिस्सा है। इसका संरक्षण न केवल हमारी जिम्मेदारी है,
बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। अब हम चर्चा करेंगे कृषि में विविधता के बारे में, जो भारत के आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे भारत कृषि की विविधताएं और पर्यावरण एवं खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे फसल विविधताओं एवं विभिन्न कृषि प्रणालियों को। भारत की कृषि में फसल विविधता का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जो देश के विभिन्न भौगोलिक एवं जलवायु क्षेत्र में फैली हुई है। सर्वप्रथम हम देखेंगे फसल विविधता के बारे में। भारत में उगाए जाने वाली प्रमुख फसलों में धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, दालें एवं तिलहन शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ कई तरह के फल, सब्जियां और एवं मसाले भी उगाए जाते हैं। यह फसल विविधता न केवल हमारे खाद्य सुरक्षा को मजबूत करती है, बल्कि किसानों की आय के विभिन्न स्रोतों को भी प्रदान करती है। अगला है कृषि प्रणालियां। भारत में कई प्रकार की कृषि प्रणालियां परिचित है। उदाहरण के लिए सिंचित क्षेत्र, जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। वहीं बारानी कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। इसके अलावा कृषि वानिकी एवं कृषि मत्स्यिकी जैसे प्रणालियां भी प्रचलित हैं, जो कृषि के साथ साथ अन्य संसाधनों का भी उपयोग करती है। यह विविधता भारत की कृषि को अद्वितीय एवं लचीला बनाती है। अगला है भारत में कृषि की भौगोलिक विविधता। भारत में कृषि की भौगोलिक विविधता भी उल्लेखनीय है। देश का भौगोलिक विस्तार एवं जलवायु यहाँ की कृषि को गहराई से प्रभावित करती है। हम इसको अलग अलग रीजन्स के माध्यम से समझेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे उत्तर भारत। इस क्षेत्र में गंगा ब्रह्मपुत्र का उपजाऊ मैदान है, जहां धान और गेहूं की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। यह क्षेत्र सिंचाई के लिए नदियों पर निर्भर है और यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है। अगला है दक्षिण भारत। यहाँ की कृषि उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण थोड़ी अलग है। धान, नारियल, मसाले और रबड़ की खेती यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह क्षेत्र मानसून पर निर्भर है और सिंचाई की कई प्रणालियां यहाँ पर विकसित हुई है। अगला है पूर्वी भारत। यह क्षेत्र चावल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में चाय, जूट और मक्का की खेती भी की जाती है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। अगला है पश्चिमी भारत। यहाँ शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जहाँ कपास, बाजरा और तिलहन की खेती की जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में सिंचाई की कमी के कारण कृषि प्रणालियां मानसून पर अधिक निर्भर करती हैं। अगला है पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बागबानी, चाय और औषधीय पौधों की खेती प्रमुख है। यहाँ की ठंडी जलवायु और खास मिट्टी इन फसलों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होती है। भारत की कृषि विविधता न केवल हमारे किसानों को विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में अनुकूल करती है, बल्कि हमारी खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यह विविधता हमारे देश की समृद्धि का प्रतीक है और इसे बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे भारत की जैव विविधताओं के स्तर पर, जो हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस भाग में हम जैव विविधता के विभिन्न स्तरों को समझेंगे और देखेंगे कि हरित क्रांति ने इस पर क्या प्रभाव डाला है। भारत की जैव विविधता के स्तर में सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे इसके प्रकार के बारे में, जो है जीन, प्रजाति एवं पारिस्थितिक तंत्र। जैव विविधता को 3 मुख्य स्तरों पर समझा जा सकता है: जीन, प्रजाति एवं पारिस्थितिक तंत्र। सर्वप्रथम हम देखेंगे जीन स्तर की विविधता। यह किसी प्रजाति के भीतर पाए जाने वाले अनुवांशिक अंतर को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए चावल की विभिन्न किस्में, जिनमें स्वाद, पोषण एवं अनुकूलनशीलता के अनुसार विभिन्नताएं होती है, यह जीन स्तर की विविधताओं का एक उदाहरण है। यह विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रजातियों को बदलते पर्यावरण के परिस्थितियों के अनुकूल रहने में मदद करती है। इसी कड़ी में अगला है प्रजाति स्तर की विविधता। यह एक पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या और इसके प्रकार को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए एक जंगल में बाघ, हाथी, हिरण
एवं पक्षियों की विविध प्रजातियां होती हैं। यह प्रजाति स्तर की विविधताओं और उसके पारिस्थितिक तंत्र की जटिलताओं और उसकी स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र की स्तर की विविधता। यह विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों जैसे वन, आर्द्र भूमि, मरुस्थल और समुद्री तट की विविधताओं को संदर्भित करती है। भारत जैसे देश में जहां विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, यह विविधता हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र अपने विशेषताओं और प्रजातियों के साथ मिलकर एक जटिल और संतुलित जीवन प्रणाली का निर्माण करती है। इसी कड़ी में अब हम चर्चा करेंगे हरित क्रांति और जैव विविधताओं के संरक्षण के बारे में। भारत में 1960 एवं 1970 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति ने हमारी कृषि उत्पादन क्षमता को बहुत बढ़ाया है। इस क्रांति ने देश को खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद की है, लेकिन इसका जैव विविधता पर भी प्रमुख प्रभाव पड़ा है। सर्वप्रथम हम देखते हैं हरित क्रांति का प्रभाव। हरित क्रांति के दौरान उच्च उत्पादन वाली फसलों एवं रासायनिक उत्पादन के उपयोगों को बढ़ावा दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि पारंपरिक फसलों एवं उनके स्थानीय किस्मों का उपयोग कम होने लगा। इससे कृषि जैव विविधताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि कुछ चुनिंदा फसलों की किस्मों का ही व्यापक रूप से उत्पादन होने लगा। अगला है जैव विविधताओं का संरक्षण। हरित क्रांति के प्रभावों के बावजूद जैव विविधताओं का संरक्षण आज भी महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि जैव विविधताओं का संरक्षण न केवल पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण स्थिरता के लिए भी अनिवार्य है। पारंपरिक कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और स्थानीय फसलों की विविधता को बनाए रखकर हम अपने जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार जैव विविधता के विभिन्न स्तर न केवल हमारे पर्यावरण को समृद्ध करते हैं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। हरित क्रांति ने हमारे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायता की है, लेकिन इसके साथ साथ जैव विविधताओं के संरक्षण की दिशा में भी ठोस कदम उठाना अति आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे जैव विविधताओं के खतरे के विषय में, जो आज के समय में एक गंभीर चिंता का विषय है। इस भाग में हम समझेंगे कि जैव विविधताओं को किन कारणों से खतरा है और प्रजातियों की हानि का पर्यावरण और मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक एवं मानव जाति कारण के बारे में। जैव विविधताओं को कई प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। उनमें प्रमुख रूप से दो श्रेणियां विभाजित की जा सकती है, प्राकृतिक कारण एवं मानव निर्मित कारण। सर्वप्रथम हम देखेंगे प्राकृतिक कारणों को। इसमें पहला है जलवायु परिवर्तन। यह एक प्रमुख प्राकृतिक कारण है जो जैव विविधताओं को प्रभावित करता है। तापमान में परिवर्तन, वर्षा के पैटर्न में बदलाव एवं समुद्री स्तर में वृद्धि जैसी घटनाएं प्रजातियों के आवास और वितरण को प्रभावित कर सकती हैं। अगला है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ और तूफान जैसी परिस्थितियां प्रजातियों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। यह घटनाएं पारिस्थितिक तंत्र को अचानक एवं व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं। अगली कड़ी में हम देखेंगे मानव निर्मित कारणों को। सर्वप्रथम हम देखेंगे वनों की कटाई। कृषि, शहरीकरण और औद्योगिकरण के लिए वनों की कटाई ने प्रजातियों के आवासों को नष्ट कर दिया है। इससे जैव विविधताओं में भारी कमी आई है। अगला है प्रदूषण। जल, वायु और भूमि प्रदूषण से भी जैव विविधताओं को नुकसान हो रहा है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग, कीटनाशकों एवं औद्योगिक अपशिष्टों के प्रयोग से जल स्रोत एवं मृदा दूषित हो रही है। इससे कई प्रकार के वन्यजीवी एवं प्रजातियां प्रभावित हो रही हैं। अगला है अवैध शिकार एवं व्यापार। वन्यजीवों का अवैध शिकार एवं व्यापार से जैव विविधताओं के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं। अगला है पर्यावरणीय क्षरण। शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि विस्तार के कारण पर्यावरण आवासों का क्षरण हो रहा है,
जिससे जैव विविधताओं पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे प्रजातियों की हानि एवं प्रभाव के बारे में। जब प्रजातियों की हानि होती है तो इसका व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे पारिस्थितिक असंतुलन के बारे में। प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र में एक विशिष्ट भूमिका निभाती है। जब कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो इससे पूरा पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो सकता है। उदाहरण के लिए शिकारियों की संख्या में कमी आने के कारण शिकार की संख्या में अप्राकृतिक वृद्धि हो सकती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है। अगला है खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव। जैव विविधताओं की हानि खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर सकती है। जब किसी एक प्रजाति का नुकसान होता है तो उससे जुड़े अन्य प्रजातियों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादनता एवं स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन पर प्रभाव। जैव विविधताओं की हानि का असर मानव की जीवन पर पड़ता है। यह हमारी आजीविका, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग होने वाली औषधि की प्रजातियां विलुप्त हो रही है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार जैव विविधताओं को होने वाले खतरे न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि मानव जीवन के लिए भी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए त्वरित एवं प्रभावी कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे जैव विविधता संरक्षणता की आवश्यकता पे, जो कि हमारे पर्यावरण और भविष्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भाग में हम जानेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय और नीतियां आवश्यक है और भारत में इसके संरक्षण के लिए अब तक क्या क्या उपाय किए गए हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे संरक्षण के उपाय एवं नीतियों के बारे में। जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों एवं नीतियों की आवश्यकता होती है। यह केवल पर्यावरण की रक्षा के लिए नहीं बल्कि मानव जीवन एवं आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। सर्वप्रथम हम देखेंगे प्राकृतिक आवासों का संरक्षण। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक आवासों का संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए वनों की कटाई पर रोक लगाना, वन्य जीवन अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों का विस्तार करना और वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण करना अति आवश्यक है। अगला है सतत कृषि एवं वन प्रबंधन। पारंपरिक कृषि प्रणालियों का पुनर्जीवन और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना भी जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण और वन्य प्रबंधन के आधुनिक तरीकों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। अगला है प्रदूषण नियंत्रण। जलवायु और मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कठोर नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। प्रदूषण के कारण कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं, इसलिए प्रदूषण नियंत्रण नीतियों को सख्ती से लागू करना चाहिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता होती है। विभिन्न देशों के बीच जैव विविधताओं को संरक्षित करने के लिए समझौतों का होना एवं संधियों का आदान प्रदान होना चाहिए, ताकि वैश्विक स्तर पर एक संगठित प्रयास किया जा सके। अगला है जागरूकता और शिक्षा। समाज में जागरूकता को बढ़ाना और जैव विविधताओं के संरक्षण के महत्व को समझाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों एवं सामुदायिक स्तर पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। अगला हम देखेंगे भारत में जैव विविधताओं के संरक्षण के प्रयासों के बारे में। भारत ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बारे में। भारत सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की। इसका उद्देश्य देश में जैव विविधताओं के संरक्षण एवं सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। यह प्राधिकरण जैविक संसाधनों के संरक्षण एवं उनके सतत उपयोग की नीतियों और कई कार्यक्रमों को बनाता है। अगला है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीवी अभयारण्य। भारत में सैकड़ों राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीवी अभयारण्य एवं बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। यह संरक्षित क्षेत्र जैव विविधताओं के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं एवं कई संकटग्रस्त प्रजातियों के
संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है पारंपरिक ज्ञान एवं समुदायों की भागीदारी। भारत में कई समुदाय पारंपरिक रूप से जैव विविधताओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के विश्नोई समुदाय ने अपने धार्मिक विश्वासों के माध्यम से वन्य जीवन संरक्षण को एक जीवन शैली बना लिया है। अगला है हरित भारत मिशन। यह मिशन भारतीय वन क्षेत्र को बढ़ाने और जैव विविधताओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य वनस्पतियों और जीव जंतुओं के संरक्षण के साथ साथ जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव को कम करना भी है। जैव विविधता का संरक्षण न केवल सरकारी नीतियों और प्रयासों तक सीमित है, बल्कि हर व्यक्ति की भागीदारी भी आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि छोटी छोटी कोशिशों से भी जैव विविधताओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब हम अपने व्याख्यान के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं, जहां हम आज के सत्र का संक्षिप्त निष्कर्ष करेंगे। आइए एक बार फिर से उन प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं जिन्हें आज हमने सीखा है। सर्वप्रथम हमने देखा भारत की विशाल विविधता के बारे में, साथ ही साथ जैव विविधता के स्तर को भी सीखा, जैव विविधताओं के खतरों को भी जाना एवं जैव विविधताओं के संरक्षण के बारे में भी हमने चर्चा की। पर्यावरणीय और जैव विविधता कानून के बारे में भी हमने संक्षिप्त रूप से देखा। तो आज के इस व्याख्यान में हमने देखा कि जैव विविधता का संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए भी उतनी ही जरूरी है। भारत अपनी अनूठी जैविक एवं भौगोलिक विविधता के लिए वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे। नमस्कार।